हमेशा जलनखोरी रहता है स्मृति ईरानी के मिजाज में। देश में एक नई लड़ाई चल रही है गद्दार बनाम वफादार का। तो हमारे घर की बहन बेटियां हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। का बिल बेतहाशा तरीके से बढ़ाया गया है और लूट का एक बड़ा जरिया बन गया है उत्तर प्रदेश में। नफरत के बिना पर नफरत के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहला बात है। और अपने देश के महान क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए ये 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह चुनाव भी बलि का भेंट न चढ़ जाए पुरुषवादी विचारधारा के तहत। सारी पार्टियों के चेहरे पर पसीना आ गया है सिर्फ एक नारे को लेकर के कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमेशा विद्रोह की पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी और विद्रोह की विरासत मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नमस्कार, मैं निकिता पांडे रणभेरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं उनसे जिन्हें पूरा प्रदेश बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानता है। तो आइए चलते हैं। आपका नाम हरीश मिश्रा है, लेकिन प्रदेश की जनता आपको बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानती है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कारण है इसके पीछे का? देखिए, जब हम लगातार पॉलिटिकल फ्रेम पर काम करते रहे निकिता जी, पहले तो सबसे पहले आपको हर हर महादेव और आपके रणभेरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे अदने आदमी के लिए भी आपने स्पेस रखा। हम लोगों की भी बातों को और आवाज़ों को आप उठाती हैं, आपका रणभेरी चैनल उठाता है, इसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात मेरे नाम हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा जी कैसे हो गए, देखिए, जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ख़िलाफ़ अपने आवाज़ को उठाना शुरू किया तो तमाम लोगों ने सुनना शुरू किया, पूरे देश भर के लोगों ने सुनना शुरू किया। तो एक जनरली एक लैंग्वेज होता है, लोग आपस में चर्चा शुरू किए, नाम न लेकर के वो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, एक बनारस वाले मिश्रा जी। जैसे अमूमन ये होता है कि इलाहाबाद वाली मौसी जी, बिहार पटना वाले फूफा जी, तो उसी तर्ज पर ये हिंदी भाषी क्षेत्र है तो पूरे देश में एक नाम मतलब एक जर्नली चलने लगा, बनारस वाले मिश्रा जी का इंटरव्यू लेना है, बनारस वाले मिश्रा जी से मिल लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी से। तो इस तरीके से हमारे तमाम, और इसका पूरा श्रेय तो हमारे मीडिया साथी के ऊपर जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस हैशटैग लाइन को चलाया और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो तब से हमको बनारस वाले मिश्रा जी लोग जानने लगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी, आप भी आवेदन कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या तैयारियां हैं, बताइए। देखिए, जिस तरीके से पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज है और सबसे ज़्यादा जो हमारे घर की बहन बेटियां हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षित हैं और पूरी तरीके से उनके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। योगी सरकार पूरी जालिमात सरकार हो चुकी है। योगी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी क्रूरता से हमारे और आपके परिवार पर जो है कहर बरपा रही है। उससे सुरक्षित होने के लिए, उससे निजात पाने के लिए प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में हम लोगों ने 40% आरक्षण का जो मामला है वो हम लोग उत्तर प्रदेश में लेकर के बहन बेटियों को देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम अपने बहन बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और आधी आबादी को हम अपने बराबर, पुरुषों के बराबर ला के खड़ा करना चाहते हैं बिना किसी भेदभाव के। इसलिए उनको प्रोत्साहन के लिए हम अपने बेटियों के लिए इंटर पास होने पर एक बड़ा स्मार्टफोन देना चाहते हैं ताकि वो डिजिटल पढ़ाई कर सकें और ग्रेजुएशन के बाद पूरा कर लेने पर उनको हम जो है स्कूटी प्रदान करेंगे क्योंकि उनको आत्मसम्मान यह महसूस हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। एक नारा दिया गया है कांग्रेस पार्टी और बहन प्रियंका गांधी के तरफ से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस ताकत को महसूस कराने के लिए, इस सवाल पर हम लोग लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जी के द्वारा बहुत ज़्यादा बहुप्रशिक्षित योजना रही है, न्याय योजना, जिसके तहत 72,000 रुपये प्रति वर्ष तमाम उन लोगों को, उन घरेलू लोगों को दिया जाएगा जो लोग आर्थिक स्तर से आज भी पिछड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सरकार बनेगी आप देख सकती हैं कि बिजली का बिल बेतहाशा तरीके से बढ़ाया गया है और लूट का एक बड़ा जरिया बन गया है उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग। उस पर
कोरोना काल में जो भी बिजली का बिल है वो हाफ़ किया जाएगा, कोरोना काल का जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाएगा और जितने बिजली के बिल हैं उनको हाफ़ किया जाएगा। हम जनता को राहत देना चाहते हैं। हम डीजल और पेट्रोल के दाम को सरकारी नियंत्रण में लेंगे और सरकार और जनता के अनुरूप जो है उसका निर्धारण करेंगे। गैस का सिलेंडर है, महंगाई जिस तरीके से हमारे और आपके जीवन को तबाह करने पर आमादा है और योगी सरकार लूट करके अपने अय्यासी में लगे हुए हैं, इस सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी देने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी कर रही है और हम लोग भी उस पर इसी सवालों पर लड़ेंगे। नफ़रत के बिना पर, नफ़रत के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सबसे पहला बात है। और अपने देश के महान क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए ये 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी जाति दल की पार्टी नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं करती है, तो फिर प्रियंका गांधी जी ने सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों स्कूटी और लैपटॉप की बात की? लड़कों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जी देखिए, एक बात हम बता दें कि आप इधर उत्तर प्रदेश में पिछले जब से योगी की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे कि उनके मंत्री और विधायक किस तरीके के उटपटांग हमारे बहन बेटियों को लेकर के बयान देते हैं। आपने ये भी देखा कि उनके मंत्री और विधायकों और सांसदों के द्वारा बलात्कार के भी आरोप लगे और उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मार्च निकाला, यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया। जो है हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं के नारे को इसलिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि गांव गिरांव से लेकर के शहर के गली मोहल्ले तक जो बहन बेटियां आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो बहन बेटियां आज अपने हक और हुकूक को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जो अपने सवालों पर जो है घुटन महसूस कर रही हैं, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको एक बड़ा स्पेस मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ही अपने बहन बेटियों के सवालों को लेकर के ज़्यादा संजीदा है, ज़्यादा गंभीर है, इसलिए हम लोग जो है बहन बेटियों को अपने बराबर मिला के खड़ा करना चाहते हैं। रही बात कि आप पुरुषों की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश के नौजवानों के पास है। हम सारे उन सरकारी संस्थाओं में 20 लाख नौकरी देने की वादा करते हैं प्रथम साल। बताइए नौजवानों के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? हम कॉलेजों में जो महंगे पाठ्यक्रम हैं, जो गरीब किसान, गरीब गुरबा के परिवार और किसान का परिवार का बेटा पढ़ने आता है, जिनकी किताबें महंगी कर दी गई, जिनके फीस महंगे कर दिए गए, उनको भी हम कम करेंगे और सस्ती शिक्षा का व्यवस्था का नीति जो लागू करने वाले लोग हैं हम लोग उसको करेंगे। और इसका एक पुख्ता प्रमाण हम लोगों ने सन 2009 में दिया है। मनमोहन जी के सरकार में एक कानून, एक अध्यादेश जारी किया गया जिस कानून का नाम था शिक्षा का अधिकार 2009। आपको मालूम होना चाहिए था कि हर प्राइवेट विद्यालय में वही कांग्रेस का एक ये कानून है जो आज तमाम शहरों में हर प्राइवेट विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीट है। वो भी सनबीम और डालिम्स जैसे स्कूल में जा कर के पढ़ते हैं और अपना स्वावलंबन करते हैं, अपने आप को बराबरी का दर्जा मानते हैं। इसलिए हम लोग बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को छोटा और बड़ा, किसी को जाति मजहब के नाम पर लड़ा करके, किसी को जाति मजहब, बहन बेटी, पुरुष महिला के नाम पर जो है छोटा बड़ा करने के आदी लोग नहीं हैं। हम भारत के तिरंगा से प्यार करते हैं और भारत के संविधान से प्यार करते हैं और भारत का संविधान सबको एक समानता का अधिकार देता है, जिसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में संघर्षरत हैं और निश्चित रूप से हम लोग इस सवाल पर विजय प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। आपने 40% सीट की जो बात की, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था, तो क्या ये भी पंचायती चुनाव की तरह की महिलाओं के नाम पे पुरुषों का ही कार्यकाल पूरा चलता है, तो क्या ये भी ऐसा ही होने वाला है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और यही एक मतलब उम्मीद भी था कि जब हम अपने बहन बेटियों को अपने घोषणा पत्र में ला के खड़ा करेंगे तो हमारी बहन बेटियां हमसे रूबरू होकर के अपना मुख्यतः सवाल पूछेंगी। बहुत अच्छा लगा आपका यह सवाल कि क्या वो पंचायत चुनाव के तर्ज पर यह चुनाव भी कहीं बलि का भेंट न चढ़ जाए पुरुषवादी विचारधारा के तहत। आपका मूलतः सवाल यह है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब वो ज़माना नहीं है। पंचायत चुनाव में भी अब बहन बेटियां आगे बढ़ कर के आ रही हैं। आप देख रही होंगी कि तमाम पंचायत चुनावों में कोई इंजीनियर बहन बेटी आकर के जो है प्रधान बन रही है, तो कोई डॉक्टर बहन बेटी प्रधान बन रही। सभी लोग बौद्धिक रूप से बड़े सक्षम हो रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है
कि हमारा सबसे कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहा है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से और पूरे 7 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर एक हमला रहा है महिला और लड़कियों पर, जो है हमारे देश के बहन बेटियों पर, उस हमले को हम सेंट्रलाइज कर ले जाएं इस 22 के चुनाव में, जिसका ये प्रत्यक्ष गवाह हो गया कि सारी पार्टियों के चेहरे पर पसीना आ गया है सिर्फ एक नारे को लेकर के कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करेंगी, और मुख्य धारा में वो जुड़ने जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का यह जो फैसला है, कांग्रेस पार्टी का यह जो घोषणा है, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण करेगी और एक नया रास्ता तैयार करेगी। देखिए, हमेशा विद्रोह की पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी, और विद्रोह की विरासत मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। रही बात, आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी का जो बौद्धिक क्षमता है वो पूरी तरीके से नफरती चिंटियों के बराबर का है, और हमेशा जलनखोरी रहता है स्मृति ईरानी के मिजाज में। अभी आप देखिए, उन्हीं के पार्टी की एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को जो है भीख मिला, देश की आज़ादी भीख में मिली सन 2047 में, सन 2014 में असली आज़ादी मिली है। आप देखिए ना, किसी भी राजनीतिक माने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्तर पर जो भी नेता हैं उनकी ज़ुबान पर लगाम नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अभी कल अमित शाह आए थे, बनारस के अंदर आए थे, ये हिंदूवादी नेता हैं और जिन्हें हिंदू और खुद उनके गीता और रामायण का जानकारी नहीं है। अमित शाह कल बता रहे थे और तमाम लोग सुन रहे थे, बनारस के बुद्धिजीवी लोग बनारस की बदनामी और कलंक कर रहे थे। कल अमित शाह हम लोगों के सरजमी पर बैठ करके कह रहे थे कि राम ने भरत को कहा कि जाओ रावण से जो है ज्ञान ले लो। बताइए, तो फिर लक्ष्मण जी कहाँ छुपे हुए थे? इस तरीके का अवैज्ञानिक और अतार्किक सवाल और जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जाना चाहिए। ये वही स्मृति ईरानी है जो हाथरस के बेटी के सवाल पर, जब हम लोगों ने इनको यहाँ मैं था यहाँ, वो आई थी और यहीं कमिश्नरेट पर मैंने उनके गाड़ियों को रोका और उनको चूड़ी देना चाहा, तो मुझे और मेरे पूरे टीम को 14 दिन तक जो है बिना किसी ला के मुझे अवैध रूप से जेलों में रखा गया। तो ये कायर और डरपोक लोग हैं, और इनके भाषा और इनके शैली पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप भारत देश और तिरंगा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारों का जिक्र मत किया करिए। इस देश में, इस देश की आत्मा को, इन गद्दारों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। देश में एक नई लड़ाई चल रही है, गद्दार बनाम वफादार का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गद्दार और कलंक है इस देश का, उसके खिलाफ बिगुल और विद्रोह हम लोगों ने फूका है। निश्चित रूप से इस भारत माँ का, और ये भारत माँ की मिट्टी है, हम इसको अपने माथे पे लगाने पर गर्व महसूस करते हैं। ये जो मिट्टी है, ये गांधी के खूनों से सींचा हुआ मिट्टी है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों से सींचा हुआ मिट्टी है, ये तमाम उन क्रांतिकारियों के खूनों से सींचा हुआ मिट्टी है जिसे हम गर्व से वंदे मातरम कहते हुए अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और उज्जवल भारत के निर्माण का जो है फैसला लेते हैं। ये गलतफहमी है अमित शाह जी का। अमित शाह जी खुद अंदर से कमज़ोर हैं, और आज तक मैंने कभी भी इतना कमज़ोर और लाचार और इतना आत्मबल से टूटा हुआ कोई गृह मंत्री आज तक नहीं देखा आज़ाद भारत का। मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी जैसा लाचार प्रधानमंत्री इस देश के अंदर नहीं थे। बात आम आदमी अब इनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए आमादा है। आप जाके देखिए, महिलाओं से जा कर के बात करिए, घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, घर में 2 जून की रोटी बड़ी मशक्क़त के साथ आ रही है, और ये लोग हिंदू और मुसलमान पर ही टिके हुए हैं। आज हमारे बहन बेटियों का जो उज्जवल भविष्य का मामला था, उस पर भी ये लोग जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आज आप जाके देखिए, मठ और मंदिरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी सिर्फ मूर्ति और मठों की राजनीति करना चाहते हैं, फर्जी हिंदुत्व की राजनीति और फर्जी हिंदुओं के लाश को आपने देखा होगा कोरोना के दौरान में, हिंदुओं का लाश ही माँ गंगा के गोद में उतराया हुआ था। हिंदुओं ने अपना धर्म बदल दिया। हिंदुओं का सबसे पहला धर्म बदलने का कोई बड़ा अभियान चलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने ISI से पैसा लेकर के, पाकिस्तानी एजेंट जो ISI है, देखिए एक बात हम बता दें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाकिस्तान के एक मजबूत एजेंट हैं। मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं, क्योंकि जितना भारत को बर्बाद पाकिस्तान नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा हमारे ही भारत का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारत को बर्बाद कर दिया है।
हमको लगता है कि अमित शाह आईएसआई एजेंट के रूप में भारत के अंदर गृह मंत्री हैं और वो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। लोग पैदल पैदल जा कर के मर गए, लोगों के पास रोटियां नहीं थी। इतना बुरा दिन और इतना दर्दनाक दिन भारत ने कभी भी आज़ादी के बाद से नहीं देखा था। इस देश को खून का आंसू रुलाने का टेंडर हिंदुओं ने अगर कहीं दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम अगर आप विधायक बने तो ऐसा कौन कौन सा कार्य आप करेंगे जो अभी तक का कोई विधायक कर नहीं पाया बनारस में? देखिए, एक बात हम बता दें कि अभी तो पूरी काम ही बाकी है बनारस के अंदर काम करने का। आप बताइए ना कि कितने प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर डेवलप कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि उसकी सरकार रही है तभी जो है काम नहीं हो पाया। उसके पहले भी बनारस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जनमत दिया है। सरकारें चाहे जिसकी भी रही हों, बनारस के लोगों ने बड़े वफादारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अगर वोट न किया होता तो पिछले 40 सालों से कैंट का विधायक भारतीय जनता पार्टी का ना होता। अगर वोट न किया होता तो पिछले 45 साल से दक्षिणी का विधायक भारतीय जनता पार्टी का ना होता। अगर वोट न किया होता तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक उत्तरी में को न दिया होता। और रही बात पिछले 35 सालों से रिकॉर्ड निकाल के देखिए, शहरी विकास के नाम पर जो है मेयर का जो निर्वाचन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। पिछले 15 सालों से हमने भारतीय जनता पार्टी को सांसद बनाया है, जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष हमने बनाया है। बनारस ने कहाँ गद्दारी की भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनारस के मूल भावनाओं के साथ गद्दारी की है, क्योंकि गद्दारी इनका पेशा है। नंबर एक बात याद रखिए, मैं जब विधायक बनूंगा तो मेरे क्षेत्र में सबसे पहले इस बात का सुकून होगा लोगों को कि किसी के जातीय मजहब के नाम पर दंगा और हिंसा नहीं होगा। हम सुरक्षा देंगे, नंबर एक बात। दूसरा, जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में हम कन्वर्ट कर देंगे, या फिर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसका सरकारी अनुदान कराएंगे, उनका पैसा देंगे, क्योंकि हम शिक्षा पर हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा ही मजबूत और मूलभूत सवाल है हमारे प्रदेश, हमारे देश और हमारे ज़िले का। तो मैं अपने जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनको प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर डेवलप करूँगा, डिजिटल पढ़ाई दूँगा। आप देखेंगे हमारे यहाँ दीनदयाल अस्पताल है, कोरोना काल के दौरान जो है लोग बेड के लिए मरते नज़र चले गए, और आप वेंटिलेटर के लिए आप जाके देखिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का ये मामला है। दूसरी बात ये है कि जो भी योजना होगा वो कभी भी किसी जनता को मुफ्त कह करके उसको जलील नहीं करेगा मेरी बहन जी। और हम नफ़रत के खिलाफ़ पॉलिटिक्स में आए हैं, और हमारे क्षेत्र में कभी भी नफ़रत जाति मजहब अगड़े और पिछड़े के नाम पर नहीं होगा, पुरुष और महिला के नाम पे नहीं होगा। और यह लड़ाई किसी विकास के लिए नहीं हो रही है, यह लड़ाई अब हर एक उत्तरी का वो विधानसभा का सदस्य लड़ना चाहता है जो वाकई रूप से बदलाव चाहता है। तो उत्तरी की जो जनता है वो पूरी तरीके से प्यार मोहब्बत और बनारस के लिए जीना चाहता है, इसलिए बनारस के साथ, बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़ा हो रही है। क्योंकि यहाँ तो हर जगह जहाँ किसी से भी मिलिए तो हर हर मोदी ही निकलता है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल है। आप मेरी बहन हैं और इसी बनारस की बेटी हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होता जब आप हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नाम लेते हैं? क्या आप अपने महादेव के बराबर किसी इंसान को ले जाके खड़ा कर सकती हैं? आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए ना कि गद्दारी कहाँ तक हो रही है और कितना नस्ल में इनके गंदे खून हैं कि ये इनकी गंदगी बाहर निकल के आती है। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं लेकिन हिंदुओं के साथ ही गद्दारी करते हैं। बाबा विश्वनाथ का अपमान किया इन लोगों ने। इन्होंने हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगा करके इस बात को साबित किया कि सिर्फ और सिर्फ इनके रगों में दलाली और चापलूसी है और इनके पूरे मिजाज में इस देश को और प्रदेश को लूटना है। इसलिए वो भगवान के भी नहीं होते। हिंदू धर्म का अस्तित्व परिवार के साथ जुड़ा हुआ होने से होता है। हिंदू धर्म का अस्तित्व पारिवारिक संस्कार से बधे हुए होने के कारण होता है। एक योगी, आपने कहा कि हमने योगी बाबा को पिचास कह दिया, तो निश्चित रूप से वो पिचास थे। उनको एक बात बताइए ना कि उन्होंने हिंदू परंपरा के तहत कितने संस्कारों का निर्वहन किया है। क्या उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है?
आपको हम बता दें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ तब आप क्या कहते हैं कि आप ये हिंदू धर्म के ये हिंदू धर्म के भेड़िए ठेकेदार हैं, ये फर्जी ठेकेदार हैं। इन्हें सिर्फ रुपए से मतलब है, धर्म का धंधा इनको राजनीतिक गलियारे में करना होगा। सरकार बनाने के लिए कभी मेहनत तो किए नहीं। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी को, अगर सरकार ही का सबसे बड़ा लालच होता, हमने संविधान बचाने के लिए काम किया, हमने कानून, भारत देश के अंदर कानून के पालन का काम किया। और अगर सरकार बचाने की बात होती ना साहब, तो पत्रकार महोदय, हम लोगों ने 70 साल इस देश के अंदर सरकारें चलाई हैं, और नरेंद्र मोदी जैसा जो जहरीला सांप, अमित शाह जैसा जहरीला अपराधी जो गोधरा कांड का मुख्य आरोपी रहा हो, वो आदमी आज इस देश का गृह मंत्री न बनता। योगी आदित्यनाथ जैसा जो दंगा कराने वाला मुख्य ठेकेदार है भारत का हिंदू मुसलमान में, वो आदमी मुख्यमंत्री न बन पाता। हमने इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश की, हमने सरकार अपनी बचाने की कोशिश नहीं की। मरवा करके तोड़वा दिया जाता अगर 70 साल में इन्हीं के विचारों पर चलते। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे जीवन भर, बाबा विश्वनाथ की कसम, अगर कांग्रेस अपने रुख पर रही होती, लूट पर रही होती, अपने गुंडई में रही होती, अपने मद और नशे में रही होती सत्ता के, तो नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की कसम वो चाहे बेचते आज तक जो है। और अमित शाह कहीं जाकर के पॉकेटमारी करते रह रहे होते। अमित शाह का शुरुआती जीवन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उनके पास वो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो इस देश में अपराधी भी, हत्यारा भी गृह मंत्री हो सकता है, इस देश में दंगाई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इसी बात की स्थापना तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम लोगों को सरकार वरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आम आदमी के हृदय में बसते हैं, उनके नज़रिए में बसते हैं, उनके विचारों में बसते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के रगों में ज़िंदा रहेगी, इस बात का गर्व है हमको। और हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, किसी शासन सत्ता और सरकार के लिए चुनाव कभी नहीं लड़ा। से बोला कि बनारस का सबसे प्रमुख व्यापारियों का अगर विधानसभा क्षेत्र है तो उत्तरी है, तो मैं अपने व्यापारियों के लिए पहले तो उनको एक कॉरिडोर का निर्माण कराऊंगा अपने क्षेत्र में, ताकि वो वहाँ पर अपनी सारी सुरक्षा के साथ अपना व्यापार कर सकें। और अवैध रूप से जो सरकारी लूट है, इनकम टैक्स, वैट और तमाम तरीके का पुलिस जो लगा करके लूट किया जा रहा है, इससे उनको निजात हम दिलाएंगे। और एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उत्तरी विधानसभा उभर कर आएगी, और जो रोल मॉडल होगी व्यापारियों का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता से मैं इसलिए अपील करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले जब से योगी की सरकार आई है, वो रोटी बेटी और खेती पर हमले की, और लगातार हमले की। पुलिस के बल पर उन्होंने तांडव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे उत्तरी विधानसभा के अंदर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन मैं उत्तरी विधानसभा का निवासी होने के साथ साथ इस पूरे क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल सबसे पहले फूंका। आपको मालूम होना चाहिए कि जब नोटबंदी हुआ तो सबसे पहले उत्तरी विधानसभा से लोगों की हुजूम निकलती है, और नोटबंदी के खिलाफ हमने सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया। तमाम मुकदमे लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी तमाम जो नेता आ रहे हैं, तमाम दलों से आएंगे लड़ने के लिए, उनसे भी ये ज़रूर पूछना चाहिए कि जब हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, जब हमारी रोटियां छीनी जा रही थी, जब हमारे ऊपर जो है कलंक लगाए जा रहे थे, जब हमारे मोहब्बत को नफ़रत में बदला जा रहा था, हमारे बनारस और बनारसियत पे जब हमला किया जा रहा था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तब तुम घरों में क्यों छुपे हुए थे? तुम कहाँ चले गए थे कोरोना काल में, जब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवाज़ उठानी थी? जब आपको मालूम होना चाहिए मेरे ऊपर मुकदमा हुआ कोरोना काल में, मैं रात को 1:30 बजे जो है मणकड़का घाट जा कर के वहाँ से अपने सवाल को, अपने बात को जब कहना शुरू किया, तो कायर योगी सरकार ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके मुझे जेल भेजने का काम किया। मैंने कभी भी डरा नहीं, मैं कभी भी डरा नहीं इस भारतीय जनता पार्टी और योगी के सरकार से, मैंने लड़ा है। मैं उत्तरी विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमसे भी ज़्यादा किसी ने आपके सवालों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष किया है या लड़ा है, तो बेशक आप उसको वोट करिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वोट करने की, क्योंकि मैं रहम पर नहीं, मैं सवाल पर चुनाव लड़ने आया हूं। और मुझे MP MLA बनने का शौक़ इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे सिर्फ सदन में जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ उन तमाम महत्वपूर्ण बनारसी सवालों को रखना चाहता हूं, जिससे सरकार और अन्य दलों के जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस हो, वो अपनी जवाबदेही तय कर पाएं। आज उत्तरी विधानसभा से लेकर के तमाम जो विधायक हैं वो अपने सवालों पर अपना
किसी के सवालों पर अपना जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो पुलिस लगा करके गाली देते हैं, कोई सवाल पूछने पर वो जो है जेलों में डलवाते हैं। यह दहशत का माहौल है और इस दहशत के माहौल में भी अगर किसी ने बोला उत्तरी विधानसभा से आगे बढ़ करके, तो आपका यह भाई हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी ने बोला है, हमने डर के आगे एक मजबूती से कदम आगे बढ़ाया जहां जीत का अंदेशा है। उत्तरी विधानसभा की मजबूत जनता और स्वाभिमानी जनता इस बनारसी बच्चे के साथ होगा, किसी गुजराती बच्चे का साथ नहीं देगा। आज लड़ाई बाहरी बनाम अंदरूनी का है और हमको लगता है कि उत्तरी विधानसभा के तमाम जो सम्मानित नागरिक हैं वो बनारसीपन और बनारसियत के लिए वोट करेंगे, यानी बनारस वाले मिश्रा जी को वोट करेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।